तो इन्फिनिटी सागा खत्म होने के बाद मार्वल का फेज 4 शुरू हुआ, जिसे मल्टीवर्स सागा भी बोला जाता है। और अब बात सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन या यूनिवर्सल लेवल तक नहीं रह जाती है। फेज 4 में हमें कॉस्मिक बीइंग्स, टाइमलाइंस और मल्टीवर्स देखने मिलता है। और ये रैंकिंग वीडियो पार्ट 4 है, जहां हम फेज 4 के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक करने वाला है। तो नंबर 10, कॉन्शु। ये एक इजिप्शियन गॉड है जो मून और बदले का देवता है, पर कॉन्शु ज्यादातर फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसके अवतार्स होते हैं जैसे मून नाइट। कॉन्शु के पास टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन और स्काई मैनिपुलेशन जैसे एबिलिटीज है, पर एक देवता होने के बाद भी कॉन्शु इतना नीचे इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि बिना अपने अवतार के कोई भी इजिप्शियन गॉड्स रियल लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अपनी खुद की पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए इन्हें अपने अवतार्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और अगर किसी वजह से अवतार्स कॉन्शु की बात मानने से मना कर दे तो कॉन्शु एक टाइप से पावरलेस ही हो जाता है। नंबर 9, इकरस। अब इकरस एटर्नल रेस से बिलोंग करता है, जो सेलेस्टियल के बनाए कॉस्मिक रोबोट्स होते हैं, पर इनकी बायोलॉजी ह्यूमन टाइप ही होती है, इसलिए इमोशंस और पेन ये लोग भी फील करते हैं। अब वैसे तो यूनिवर्स में हजारों इटर्नल्स देखने मिल जाएंगे, पर सेलेस्टियल आर्शिम ने 10 इटर्नल्स को प्लैनेट अर्थ पर भेजा था और इन 10 में सबसे पावरफुल था इकरस। गिलगामेश को साइड रखे तो इकरस फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है। यह अकेला है जो उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेजर बीम प्रोजेक्ट करता है। इस अकेले ने ऑलमोस्ट सारे इटर्नल्स को टेक डाउन कर दिया था। वैसे तो कहने के लिए इकरस के पास 7000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने आज तक सिर्फ डेविएंट्स से फाइट किया है और डेविएंट्स के अंदर सोचने समझने की एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इकरस आज तक बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट में कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं होगा। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी इसके इमोशंस और आर्शिम को लेकर लॉयल्टी इसकी एक वीकनेस बन जाती है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज के डेट में इकरस मर चुका होगा क्योंकि इटर्नल्स 2 कैंसिल हो चुकी है और सीक्रेट वॉर में इटर्नल्स का कोई काम नहीं है, इसलिए अब ना ही इटर्नल्स रिटर्न करने वाले हैं और ना ही इकरस। नंबर 8, थॉर। अब फेज 4 में थॉर फाइनली डिप्रेशन से बाहर आ चुका है। ये अपने बेस्ट फिजिकल शेप में है, यूनिवर्स के 2 सबसे पावरफुल वेपन्स को व्हील्ड करता है, पर अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ चुकी है क्योंकि अब थॉर एक फादर बन चुका है। लेकिन लव एंड थंडर में थॉर को काफी पावर अपग्रेड्स मिले, जिससे अब ये खुद को प्योर लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर धीरे धीरे से लेकिन गॉड ऑफ थंडर ओडिन फोर्स को यूज कर रहा है, जिसे अनजाने में म्यूनर पर मंत्र फूंक देना या फिर बच्चों में पावर शेयर करना। और गॉड बुचर से फाइट करना कोई छोटी बात नहीं थी। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब एक्स सोर्सरर सुप्रीम फेज 4 की 2 मूवीज में अपीयर हुआ था, फर्स्ट नो वे होम और दूसरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अब ऑफ कोर्स फेज 3 के कंपैरिजन में स्ट्रेंज को थोड़ा डीप और कर दिया है, पर अब स्ट्रेंज को मल्टीवर्सल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। फेज 3 में स्ट्रेंज अपने मैजिक पावर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट था, वही फेज 4 में स्ट्रेंज को अपने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ स्पाइडरमैन के सुपर विलन्स हो या फिर स्कारलेट विच, दोनों जगह मल्टीवर्सल लेवल के इशू देखने मिले। लेकिन इसके बाद भी स्ट्रेंज अब मिरर डायमेंशन को बेटर तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। फिर इसने ड्रीम वॉक करना भी सीख लिया है, जिसकी वजह से डॉक्टर चाहे तो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है इनकर्जन करवा के। लेकिन ड्रीम वॉक करने के लिए स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड पढ़ ली थी, जिसकी वजह से अब ये करप्ट हो चुका है, जिसके डाउन साइड्स हमें फ्यूचर में देखने मिल सकते हैं। नंबर 6, सेलेस्टियल्स। अब ये मैसिव गॉड लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो यूनिवर्स को आगे ले जाते हैं, मतलब इन्हें यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर दोनों बोला जा सकता है। वैसे तो यूनिवर्स में डजन से ज्यादा सेलेस्टियल देखने मिल जाते हैं जिनके पास इनफिनाइट कॉस्मिक एनर्जी होती है और इसी एनर्जी से सेलेस्टियल गैलेक्सीज को बनाते हैं ताकि यूनिवर्स में लाइफ कंटिन्यू रहे। पर सेलेस्टियल कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, क्योंकि अगर एक सेलेस्टियल को जन्म लेना होता है तो उसके एग को हजारों साल पहले एक प्लैनेट के कोर में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर जब उस सेलेस्टियल का जन्म होता है तब पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर सेलेस्टियल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये साइज मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीपोर्ट होने पर वहाँ पर ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और सन, स्टार्स और गैलेक्सीज को अपने हाथ में बनाना इनके लिए बहुत छोटी बात है। लेकिन सेलेस्टियल आर्शिम की अथॉरिटी सबसे ऊपर है, इसलिए अगर यूनिवर्सल लेवल पर कोई इटर्नल या सेलेस्टियल गलती कर देता है तो आर्शिम उसे पनिश कर सकता है। नंबर 5, गॉर। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स के गॉड बुचर को देखकर काफी सुपर फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि ये कॉमिक एक्यूरेट लुक नहीं था। ऊपर से गॉर की बैक स्टोरी, स्क्रीन प्ले और गॉड्स को मारना सब कुछ बहुत बिलो एवरेज था। लेकिन फिर भी इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है, जिसकी वजह से ऑफ स्क्रीन ही सही लेकिन इसने बहुत सारे गॉड्स को मार दिया था। गॉर का इतना ज्यादा खौफ हो गया था कि सारी गॉड्स ओमनीपोटेंट सिटी में छुपकर बैठे हुए थे। नेक्रोसॉर्ड की वजह से गॉड डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने मिनियंस बना सकता है और ये कमजोर एलियन रेस से बिलोंग करता है। लेकिन इसके बाद भी गॉर गॉड ऑफ थंडर थॉर, वैल्करी और जेन फोस्टर से अकेले फाइट कर रहा था और लॉजिकली गॉर इस फाइट में जीत भी गया था। गॉर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन सकता था अगर इसे सही से स्क्रीन टाइम दिया होता तो। नंबर 4, अलाथ। अब ये भी सबसे पहले अपीयर हुआ था लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 में, जहां हमें पता चला कि टीवी के मिनटमैन किसी वेरिएंट्स को नहीं मार सकते, इसलिए वो लोग वेरिएंट्स को वर्ल्ड
में फेंक देता है, जहाँ बैठा होता है अलायत, और इसके दो रोल देखने मिलते हैं। फर्स्ट ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करना और दूसरा वॉइड में आने वाली चीजों को खा जाना। अब क्योंकि ये स्मोकी क्रिएचर है, इसलिए इसके ऊपर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते, सिर्फ मैजिक से इसे कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बट अगेन अलोथ के सामने सबकी फट जाती है। इसने कैंग वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल वॉर खत्म कर दी थी और ये खुद टाइमलाइंस को खा जाता है। बस अलोथ की सिर्फ एक लिमिटेशन है कि ये वॉइड से बाहर नहीं निकल सकता। नंबर 3, स्कारलेट विच। अब वंडा विजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दोनों फेज 4 से बिलोंग करते हैं, और इस टाइम तक वंडा इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो चुकी थी और साथ में उसने डार्कहोल्ड भी पढ़ ली थी, जिसकी वजह से स्कारलेट विच एक ओवरपावर्ड बीइंग बन चुकी है। जिससे पहले ये सिर्फ टेलीकिनेसिस और माइंड मैनिपुलेशन किया करती थी, लेकिन अब ये डायमेंशनल ट्रैवल और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी चीजें करती है। इसकी मर्जी चलती तो ये ड्रीम वॉक करके पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर देगी। साथ में इसने अपने क्योस मैजिक से कामरताज के मैजिक यूजर्स को कूट दिया। इल्यूमिनेटी टीम का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने इन्फिनिटी स्टोन को बराबरी की टक्कर दी थी, वो खुद अपने मुंह से ये बात एडमिट करता है कि स्कारलेट विच को बीट करना उसकी बस की बात नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने अनस्टेबल इमोशनल स्टेट की वजह से स्कारलेट विच एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गई थी। नंबर 2, इटर्निटी। अब ये कॉस्मिक बीइंग एम्बॉडीमेंट है लाइफ का। वैसे कॉमिक्स में जब भी इटर्निटी अपीयर होता है उसके एक जायंट वर्जन हमें देखने मिलता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक साइलेंट स्टैचू की तरह देखने मिला, जिसका साइज काफी छोटा था, पर ठीक है क्योंकि इटर्निटी बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बीइंग है। फेज 4 में सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन और लिविंग ट्राइब्यूनल है जो इटर्निटी को मार सकता है, पर इटर्निटी तक पहुंचना इजी नहीं है। इसके पास जाने के लिए एक रास्ता होता है जिसकी एक स्पेसिफिक चाबी होती है, जैसे स्टॉर्म ब्रेकर। पर गॉड की विश थी यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने की, और अगर गॉड बुचर विश मांग लेता तो सारे गॉड पैंथियंस वही खत्म हो जाते। मतलब सोचो इटर्निटी कितना पावरफुल है, उसके सिर्फ एक थॉट से यूनिवर्स के सारे गॉड्स का एग्जिस्टेंस मिटाया जा सकता था। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने ओलंपियंस है या फिर एसगार्डियंस या कुछ सेलेस्टियल्स, इटर्निटी ने एक बार सोच लिया तो सामने वाले का एग्जिस्टेंस वही खत्म होना पक्का है। नंबर 1, लिविंग ट्राइब्यूनल। अब लिविंग ट्राइब्यूनल का सिर्फ एक अवतार हमें देखने मिला, और वैसे तो इसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लिविंग ट्राइब्यूनल मल्टीवर्स का एक जज है, इसलिए इसका अवतार भी कम से कम लो मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करता है। लिविंग ट्राइब्यूनल के ऊपर सिर्फ वन अबव ऑल है जो अभी तक एमसीयू का पार्ट नहीं बना है, इसलिए ट्राइब्यूनल फेज 4 का ही नहीं बल्कि एंटायर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। जिसकी मर्जी चले तो लिस्ट में अपीयर होने वाले सारे कैरेक्टर्स को एक थॉट में मिटा सकता है। लेकिन आज की लिस्ट यही तक थी, लेकिन फेज 4 की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो अब मैं मिलता हूं आपसे फेज 5 में, तब तक गुड बाय।